हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 8 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के साथ। माफी चाहता हूँ, 2023 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। डेली पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लिया करिए, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन ही नहीं, इसके अलावा आसपास की जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो सारा कुछ मैं यहाँ पर देता हूँ। और साथ में स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले कल के सवाल की। कल मेरा आपसे ये सवाल था कि ये दो रचनाएं हैं जिसमें से एक का नाम है विक्रमोर्वशी और दूसरे का नाम है रघुवंशन। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो सही आंसर है इसका, ये दोनों रचनाएं हैं कालिदास की। किसकी? कालिदास की। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, एसएससी में तो कई बार बन चुका है ये क्वेश्चन। ये पूछा जाता है, हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? तो किसको भारत का शेक्सपियर बोला जाता है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? कालिदास। इन्हीं को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ महाराष्ट्र में कौन से जिले में किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। कहां पर? वर्धा जिले में। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो इस बार 96 एडिशन इसका यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये बहुत पुराना इवेंट है। पहली बार इसकी शुरुआत 1878 में करी गई थी। पुणे में इसकी शुरुआत करी गई थी। जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है, इसका मेन उद्देश्य यह रहता है कि महाराष्ट्र की पहचान मराठी है और मराठी भाषा और मराठा कल्चर जो है उसको हमेशा जागृत रखना। और इस सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपना एक कंसर्न भी जताया है कि इस टाइम पर एजुकेशन में धीमे धीमे मराठी भाषा का जो जोर है या जो मराठी भाषा का प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में महाराष्ट्र सरकार इसको सुधारने के लिए कार्यरत है। और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर लोकल लैंग्वेज पर जोर दिया जाएगा, मतलब मराठी पर जोर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में आपसे कई बार यहाँ के डांसेस से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ के कई सारे नृत्य फेमस हैं। ध्यान रखिएगा, दही हांडी आपसे पूछ देता है, दही हांडी कहाँ का है फोक डांस? तो ये महाराष्ट्र का है। एक यहाँ पर चलता है लवानी, और एक यहाँ पर चलता है नाटक। ठीक है। एक और यहाँ का फोक डांस है जिसको बोलते हैं तमाशा। ये सारे फेमस है महाराष्ट्र के डांस। ओके। एक यहाँ पर है जिसको बोलते हैं बोहादा। बोहादा। एक है दशावतार, ये भी महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र के फोक डांस काफी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन सी कंपनी है जो कि पहली ऐसी भारतीय कंपनी हो गई है जिसको अप्रूवल मिल गया है कि ये न्यूक्लियर टरबाइन के पार्ट्स अब सप्लाई करेंगे? तो ये है आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी लगातार पहले से ही न्यूक्लियर टरबाइन के अंदर जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं उनको बनाने के लिए कार्यरत थी। तो अभी सरकार की तरफ से इनको मंजूरी दे दी गई है, अप्रूवल दे दिया गया है कि अब ये आने वाले प्रोजेक्ट्स में न्यूक्लियर टरबाइन्स के पार्ट्स को उपलब्ध कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ कौन से शहर में अभी हाल ही में किया गया है? तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंगलोर में किया है। कहां पर? बैंगलोर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस बार पूछा जाएगा कि 2023 का इंडिया एनर्जी सप्ताह कहाँ मनाया गया। तो इसका शुभारंभ बैंगलोर में किया गया। इसकी शुरुआत 6 फरवरी को हुई है और ये 3 दिवसीय महोत्सव है। ये कब तक चलेगा? 8 फरवरी तक चलेगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर ग्रीन एनर्जीज को बढ़ावा देना, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज, आपकी विंड एनर्जी हो गई, पवन चक्की से जो बिजली बनाई जाती है, और रिन्यूएबल एनर्जी में आपका सोलर पैनल्स आ जाते हैं। इन सभी को बढ़ावा देना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इवन इतना ही नहीं, भारत ने खुद इंटरनेशनल सोलर अलियंस की स्थापना करी है 2015 में। तो भारत पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर बन के उभरना चाहता है एनर्जी के मामले में, और इसके लिए लगातार ये सारी पहल जो है वो कार्यरत है। इस पूरे इवेंट में
पूरे दुनिया भर से 30,000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं और 1,000 करीब यहाँ पर एग्ज़िबिटर्स हैं, जो कि अपने प्रोडक्ट दिखाएँगे और करीब 500 स्पीकर्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये इवेंट कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डायरेक्ट यहाँ पर दुनिया भर के ऑयल एंड गैस कंपनी के सीईओ से भी मीटिंग हुई। तो भारत डेफ़िनेटली आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जीज़ को लेकर बहुत एग्रेसिव है, सीरियस है और इसके लिए ठोस कदम उठा रहा है। अगला क्वेश्चन है ये एक जगह का नाम है जिसका नाम है यायासो। क्या नाम है? यायासो। तो ये जो जगह है बेसिकली ये पक्षियों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर दुनिया भर के पक्षियों की कई सारी प्रजाति पाई जाती हैं। तो हुआ क्या है कि इसका नाम अभी प्रपोज़ किया गया है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के लिए। तो ये जगह कहाँ पर है? तो ये जगह पड़ती है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख। तो लद्दाख की ये जगह जिसका नाम है यायासो, जिसको आप पिक्चर में देख रहे हो, ये अपने आप में एक झील है, लेक है। और यहाँ पर कई सारी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर लोग चाह रहे हैं और लद्दाख सरकार भी चाह रही है कि इसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में तब्दील कर दिया जाए, ताकि लॉन्ग लास्टिंग मतलब आने वाले सैकड़ों साल तक हम इस तरीके की साइट को बचा कर रख सकें। लद्दाख में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। और अगर मैं आपसे कहूँ लद्दाख के फोक डांस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे फोक डांस हैं। एक जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं छम। क्या बोलते हैं? छम डांस। एक यहाँ का सो डांस है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं शो डांस, ठीक है। एक यहाँ पर चलता है लोशोन। क्या चलता है? लोशोन। ये यहाँ के फेमस है। एक लामास यहाँ पर चलता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, आप सभी को पता है। अभी हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। तो इस बार हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का? तो इस बार इसका 36वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, 36 एडिशन। नहीं, सूरज कुंड जो है बेसिकली इसकी मान्यता सैकड़ों सालों से है भारत में। इसका अपना एक इतिहास भी है और कहीं न कहीं मैं आपको पढ़ाता भी हूँ इतिहास में कि 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, ओके? वो भी कहीं न कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। सूरज कुंड में ही मराठा साम्राज्य के लोग एक तरीके से ट्रेडिशन के तौर पर डुबकी लगाने जा रहे थे और बीच में ही ये युद्ध हो पड़ता है। तो फिलहाल अब ये जो इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें भारत के एमएसएमईज़ को प्रमोट किया जाता है और दुनिया भर के कई सारे बिज़नेस पर्सन्स यहाँ पे शिरकत करते हैं। दुनिया भर के कई सारे संस्थाएँ यहाँ पर विज़िट करती हैं और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो हमारे एमएसएमईज़ बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल के तौर पर एक्सपोज़र मिलता है। इतना ही नहीं, ये एक ऐसा मेला है दुनिया भर में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट आइटम दिखाए जाते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से आप बोल सकते हो इस मेले को पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का मेला ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। इसकी शुरुआत 4 फरवरी से हो चुकी है, 4th ऑफ फेब से। ये कब तक चलेगा? ये 25 फरवरी तक मेला लगेगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार इस मेले में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी हिस्सा ले रहा है और एससीओ से जुड़े हुए सारे कंट्री जैसे कि रशिया हो गया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान ये सारे देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे। चाइना भी हिस्सा ले रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन-सी यूनियन गवर्नमेंट अगला क्वेश्चन है, एक योजना है जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। अब यहाँ पर पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री और कुसुम का मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो ये सरकार ने एक्सपेंड कर दी है या आप बोल सकते हो बढ़ा दी है ये योजना मार्च 2026 तक। मतलब सरकार का कहना है अब ये योजना मार्च 2026 तक चलेगी। तो क्वेश्चन ये है कि ये योजना पहली बार कब लागू करी गई थी? तो इसको पहली बार भारत सरकार ने 2019 में लागू किया था। अब समझो इसका मेन उद्देश्य क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत सरकार ये चाहती है किसानों से कि किसान भी सोलर कैपेसिटी पर ध्यान दें। जो हमारे गाँव हैं, वहाँ पर लगातार किसान जब तक सोलर कैपेसिटी बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक चीज़ें नहीं बदल पाएँगी। इससे उनकी कृषि की लागत भी कम हो जाएगी
साथ में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी हम बढ़ पाएंगे और हमारी जो कॉस्ट कटिंग है वो भी होगी और प्रोडक्शन पर भी हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो इसको 2026 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अभी तक किसानों को सब्सिडी मिला करती थी, अब 2026 तक किसानों को सब्सिडी इसके तहत मिलती रहेगी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो किसान हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए ये राहत की बात है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन है जिनके द्वारा अभी हाल ही में गोवा में सेव वेटलैंड्स कैंपेन लॉन्च किया गया है? तो ये है एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा गोवा में वेटलैंड्स बचाओ अभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी उपजाऊ जमीनें हैं हमें उन्हें बचाना होगा, और जो ऐसी साइट्स जहां पर नेचुरल वाटर सोर्सेस हैं, जैसे कि कोई तालाब हो गया या लेक हो गई, इस तरीके के साइट्स को तो हमें और ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और यहाँ पर दो पब्लिकेशन भी रिलीज किए गए हैं इनके द्वारा। एक तो पब्लिकेशन है भारत का 75 अमृत धरोहर का, मतलब एक तरीके से इन्होंने एक पब्लिकेशन लॉन्च किया है जिसमें बताया गया है कि भारत की 75 अमृत धरोहर कौन कौन सी हैं। अब अमृत धरोहर का मतलब यह है कि 75 ऐसी साइट जहां पर मीठा पानी है, मतलब कोई लेक है या रिवर है, इस तरीके से। और इसके अलावा जो दूसरा पब्लिकेशन इन्होंने लॉन्च किया है, वो इन्होंने क्लाइमेट रिस्क से रिलेटेड लॉन्च किया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी साइट है जो कि क्लाइमेट रिस्क पर बनी हुई है, जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में अपने राज्य के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन हब को डेवलप करने के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये जो राज्य सरकार है, ये है केरल सरकार। केरल में पिनाराई विजयन है मुख्यमंत्री इस टाइम पे, और इनके द्वारा फैसला लिया गया है कि केरल को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा 200 करोड़ की मदद से। आने वाले टाइम में हाइड्रोजन अपने आप में एक फ्यूल की तरह है, और केरल सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि अगले 2 साल में ये हब बनाकर तैयार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि अपने नोटों पर जितने भी ब्रिटिश राजशाही पिक्चर्स हैं उन सभी को हटा देंगे? अभी तक क्या है कि इस देश के नोटों में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की फोटो लगी रहती थी। तो अब है ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फैसला लिया है कि अब कोई भी ब्रिटिश राजशाह, चाहे वो ब्रिटेन का कभी राजा रहा हो या रानी रही हो, उन सब की पिक्चर हटा दी जाएगी ऑस्ट्रेलिया के सारे नोटों से, सारी करेंसी से हटा दी जाएगी। आपको गौरतलब के लिए बता दूं, जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है काफी टाइम तक, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अभी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखना, इस बार आपके मेंस में पूछा जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। और दक्षिण अफ्रीका की तो 3 कैपिटल है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं केप टाउन, पहली हो गई केप टाउन, दूसरी हो गई प्रिटोरिया, और तीसरी हो गई ब्लूम फोंटेन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश है जो कि 2027 में होने वाले फुटबॉल एशियन कप को होस्ट करेगा? तो 2027 में जो फुटबॉल एशियन कप होगा, इसका आयोजन सऊदी अरेबिया में किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, भारत इसके लिए आगे था, लेकिन भारत ने फिर खुद ही विड्रॉल कर दिया। भारत ने कहा कि हमें फिर मेजबानी नहीं चाहिए, कुछ रीजंस की वजह से। तो फिर भारत के विड्रॉल करने के बाद सिर्फ एक ही देश है जिसने अप्लाई किया था, और वो है सऊदी अरेबिया, और इनको मेजबानी मिल गई है फुटबॉल एशियन कप 2027 की। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। और इस साल का जो 2023 का फुटबॉल एशियन कप है, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये कतर में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखना। कतर में। ये कब से शुरू हो रहा है? ये 26 जून से शुरू होगा और 16 जुलाई तक ये चलेगा, इस साल का एशियन कप। और आपको तो पता ही है, 2022 में अभी जो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसको भी कतर में आयोजित किया गया था। इसका ऑफिशियल मैस्कॉट लईब है। क्या नाम था? लईब। और इस बार 2022 के कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल्डन बूट किसको मिला है? ये मिला है कैलिन एम्बापे। ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि ये कौन सी कंपनी है जिसने फीफा वर्ल्ड कप में इस बार फुटबॉल लॉन्च करी थी? एडिडास। एडिडास कंपनी ने ऑफिशियल फुटबॉल लॉन्च करी थी।
और इसका नाम क्या था? इसका नाम था अल रिहाला। क्या नाम था? अल रिहाला। किस टीम ने इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? फ्रांस को हराकर फाइनल में अर्जेंटीना ने इस बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यूएई की कैपिटल अबू धाबी। और भारत की तो आपको पता ही है, नई दिल्ली। जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिख रहे हैं, इनका नाम है राफेल वेरेन। अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। क्या आप बता सकते हो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो वेरेन एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल में। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर है। और फ्रांस से खेलते हैं, या आप बोल सकते हो फ्रांस के हैं भी ये। फ्रांस टीम से ही खेलते हैं। तो 29 वर्ष के अभी ये हाल ही में हो गए हैं। और इन्होंने फुटबॉल के सभी फॉर्मेट को अलविदा बोल दिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। परसों के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, मुरली विजय ने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया है अभी हाल ही में। सानिया मिर्जा तो आपको ध्यान ही रखना है, उन्होंने तो 2022 में ही बोल दिया था कि 22 के बाद मैं कोई टूर्नामेंट नहीं खेलूंगी। बेन स्टोक्स जो हैं, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल को अलविदा कहा है, लेकिन अब ये टेस्ट मैच खेलते रहेंगे। वर्ल्ड कैंसर डे कौन सा दिन मनाया गया है अभी हाल ही में? तो ये मनाया गया 4 फरवरी को। हिंदी में बोलते हैं विश्व कर्क रोग दिवस। सवाल यह है कि इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम आपको ध्यान रखनी है, क्लोज द केयर गैप। क्या इस बार की थीम है? क्लोज द केयर गैप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके की छोटी थीम जो है, ये बैंक और एसएससी दोनों में ही पूछी जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं है, आपको देखने को मिल सकता है इस बार पेपर में। आप जो पिक्चर में व्यक्ति को देख रहे हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, परवेज मुशर्रफ। तो अभी हाल ही में 79 की एज में इनका निधन हो गया। ये कौन से देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं? परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इससे पहले अगर बात करी जाए, तो इन्होंने पाकिस्तान के एक तरीके से रूलर शासक के रूप में सर्व किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक कोई भी सरकार पूरा कार्यकाल अपना सर्व नहीं कर पाई है। पहली बार ऐसा लगा था इमरान खान की सरकार सर्व करेगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल से पहले ही चले गए। तो पाकिस्तान में ऐसा एक दो बार नहीं, बल्कि पिछले 75 सालों में जब से पाकिस्तान बना है, तब से आज तक हमेशा आर्मी रूल ही बीच बीच में आता रहा है। तो ये करीब 1997 से 99 के आसपास करीब जनरल परवेज मुशर्रफ ने सर्व किया हुआ है वहां के शासक के रूप में। और ये पाकिस्तानी आर्मी के 4 स्टार जनरल थे। इनके बारे में अगर बात करी जाए, तो इनका जन्म 1943 में हुआ था बताते हैं, और दिल्ली में ये जन्मे थे। लेकिन फिर 47 में विभाजन हो गया, और इनके माता पिता इन्हें लेकर चले गए पाकिस्तान। और उस टाइम पर किसी को नहीं पता था कि ये एक दिन वहाँ के शासक के रूप में सर्व करेंगे। हालांकि इनके जो पिता थे, उन्होंने वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री में सर्व किया हुआ है। इनकी माता एक टीचर थी। और पाकिस्तान में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। भूटान की कैपिटल थिम्पू। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। ईरान की कैपिटल तेहरान। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप 1500 रुपए मेरे लाइव बैच के लिए दे सको, या 2000 रुपए आप पे कर सको, तो आपके लिए मैंने बेस्ट सॉल्यूशन निकाला है। आप मात्र 251 रुपए में मेरा पूरा हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, जहां पर एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न सारी हिस्ट्री होगी। आपकी इंडियन हिस्ट्री मैंने कवर करी हुई है। सबकी पीडीएफ भी आपको हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। यहाँ पर मैं स्टेट पीसीएस एग्जाम टारगेट कर रहा हूँ, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, या फिर राज्य का कोई भी एग्जाम, जैसे कि लेखपाल हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, XYZ कोई भी हो। तो आप इस बैच को अगर एक बार ले लेते हैं एग्जाम इंजन से, तो 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप कभी भी 24/7 रिकॉर्डिंग के थ्रू रिवीजन भी कर सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो, और पीडीएफ तो रहेगी रहेगी। तो अब आपके पास एक मौका है कि इतना अमाउंट आप बियर कर सकते हो। हर एक स्टूडेंट इतने अमाउंट में हमेशा के लिए हिस्ट्री से निजात पा सकता है। इतना ही नहीं, 1500 बेस्ट एमसीक्यूज का तो बैच चल ही रहा है। अगर आप इस बार कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये आपके लिए मस्ट है। ये बैच आप जरूर करें, बहुत ही रिकमेंडेड है। इसकी फीस भी मैंने बहुत नॉमिनल रखी हुई है। अभी आज से इसकी 3 क्लासेस हो गई हैं। 1500 एमसीक्यूज में से 250 एमसीक्यूज हो चुके हैं। जर्नी धीमे धीमे आगे बढ़ती रहेगी, और इस महीने में ही ये कोर्स खत्म हो जाएगा।
थैंक यू एवरीवन। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आपको बताना है कंप्यूटर में यूनिवर्सल हेल्प के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। कल फिर सुबह 4 बजे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।